अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर फिज़िक्स सेकेंड ईयर। होप सो आप काफ़ी ठीक होंगे, बेहतर होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, फ़िज़िक्स के लेक्चर इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि ये सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स काफ़ी डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, कंसेप्चुअल है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है अगर कोई इसको समझ ले। तो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 17 मीन चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट किया था। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इनमें हमने डायोड्स देखे, ट्रांजिस्टर्स देखे, ट्रांजिस्टर के टाइप्स देखे, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस देखे। इन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक मटेरियल है वो सेमीकंडक्टर है, वो हमने पढ़ा। सेमीकंडक्टर से फिर हमने एन टाइप, पी टाइप, फिर उसको देकर पी एन जंक्शन, फिर उस पी एन जंक्शन का बायसिंग करना मीन्स उसको एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करना, सोर्स अप्लाई करना, वो हमारे पास बायसिंग था। हमने उसमें पी एन जंक्शन की बायसिंग देखी। उस बायसिंग में हमने फॉरवर्ड बायस देखा, रिवर्स बायस देखा। उसी बायसिंग को देखकर फिर हमने रेक्टिफिकेशन पढ़ा जिसको हमने रेक्टिफायर का नाम दिया था। उससे फिर हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा। उसी ट्रांजिस्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। उस ट्रांजिस्टर में जो एक टॉपिक है हमारे पास वो है ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। क्या ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन क्या है, इस ट्रांजिस्टर को हम कैरेक्टरिस्टिक्स से भी देखेंगे। उस कैरेक्टरिस्टिक्स में कि अगर इस ट्रांजिस्टर को हम इनपुट देते हैं तो एज आउटपुट हमें क्या मिलेगा, इनके ग्राफ्स क्या होंगे, तो उनको हम वन बाय वन देखते हैं। अब यहाँ पर हमने एक ट्रांजिस्टर लिया है। ये ट्रांजिस्टर है हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर है हमारे पास। अब NPN ट्रांजिस्टर हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं कि इन ट्रांजिस्टर का एक हमारे पास कौन कौन से जंक्शन है इसमें। एक हमारे पास होता है इमिटर, बेस, कलेक्टर। इमिटर, बेस, कलेक्टर, इसमें जंक्शंस होते हैं। ये हमारे पास इमिटर बेस जंक्शन, बेस कलेक्टर जंक्शन, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब इस NPN ट्रांजिस्टर में हमें ये भी पता है कि जो इमिटर बेस जंक्शन था ये हमारे पास था फॉरवर्ड बायस्ड। जो हमारे पास बेस कलेक्टर जंक्शन है ये हमारे पास होता है रिवर्स्ड बायस्ड। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, डिटेल्स हमने किया था। हमने ये भी कहा था कि ये फॉरवर्ड बायस्ड क्यों है, क्योंकि इसको मैं जिस तरह सोर्स से कनेक्ट किया था वो इस फॉर्म में था हमारे पास। अब यहाँ पर ये है और इसमें ये रिवर्स्ड बायस्ड है। रिवर्स्ड बायस्ड से मतलब हमारे पास, अब यहाँ पर देख लिए हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है किसी भी अप्लाइड वोल्टेज का, एक हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। इन सोर्सेस को हम नाम दे सकते हैं, हम इनको VBB, VCC नाम दे सकते हैं इन सोर्सेस को। अब यहाँ पर N के साथ नेगेटिव कनेक्ट है, P के साथ पॉजिटिव कनेक्ट है। तो जब P के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड हो, N के साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड हो, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है। यहाँ पर N के साथ पॉजिटिव है, P के साथ नेगेटिव है। तो जब P के साथ नेगेटिव हो, N के साथ पॉजिटिव हो, वो हमारे पास रिवर्स्ड बायस होता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर NPN ट्रांजिस्टर हमने यूज करना है तो उसके जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो कनेक्शन है, जो सर्किट है, जो डायग्राम है, वो इस बेस पर वो वर्क करता है कि इसका एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड और एक जंक्शन हमारे पास क्या होता है, रिवर्स्ड बायस्ड होता है। अब इसी तरह इस डायग्राम को हम बाय स्कीमेटिक डायग्राम या बाय सिंबल से देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास ये एक टर्मिनल है। अब एरो हमारे पास आउटवर्ड है। दूसरा पॉइंट, जब जिस पॉइंट पे एरो होता है वो हमारे पास इमिटर रीजन होता है, ये हमारे पास बेस रीजन है, ये हमारे पास कलेक्टर रीजन है। अब यहाँ पर हम अगर सोर्स अप्लाई करते हैं, सोर्स से मतलब ये है, अब यहाँ पर हम इनको इनपुट सिग्नल अगर दें तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा। हमने अगर इनपुट सिग्नल देना है तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा ये हमने चेक करना है। अब आउटपुट पे फर्स्ट के लिए हमने कोई भी एक लोड रजिस्टर लगाया है, इसको आप RL
या आर सी से जाहिर कर सकते हो। सी इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो करंट आएगा वो कलेक्टर करंट होगा, मींस आई सी होगा। यहाँ पर जो करंट होगा आएगा वो हमारे पास आई सी होगा। यहाँ पर हमारे पास जो करंट होगा वो आई बी होगा। यहाँ पर जो करंट होगा वो हमारे पास आई ई होगा। तो ये सिंपल हमारे पास क्या है, एक ट्रांजिस्टर है, इसको हमने बाय सिंबल से जाहिर किया है। इसी चीज को अगर हम सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो उनकी कनेक्शन हम किस तरह करते हैं ये हमने देखना है। अब यहाँ पर हमने एक टर्मिनल कनेक्ट किया है इनपुट सिग्नल को, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये आउटपुट सिग्नल है। यहाँ पर हमारे पास ये इनपुट सिग्नल है, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट सिग्नल है। अब इस ट्रांजिस्टर को यूज करके हमने चेक करना है कि इसकी हमारे पास आउटपुट क्या मिलेगी, इस ऑपरेशन इसका क्या होगा, ये किस तरह से हमारे पास वर्क करेगा। अब यहाँ पर हमने इनको सोर्स दिए हैं, इसको मैंने इस फॉर्म में किया है कि हमारे पास VBB है और ये हमारे पास VCC है। अब जैसे कि आप कहते हो प्लस माइनस टर्मिनल्स या प्लस माइनस टर्मिनल्स, ये हमारे पास क्या है, ये कोई भी सोर्स है, हम इसको यूज कर रहे हैं। अब ये भी डायग्राम है हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर का, ये भी हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है जिसमें हमारे पास इमिटर, कलेक्टर, बेस जंक्शंस है। यहाँ पर हमारे पास आएगा इनपुट सिग्नल, यहाँ ये हमने सोर्सेज दिए हैं। अब ये सोर्स इनपुट सोर्स है, ये हमारे पास ये एज अ इनपुट वर्क करेगा, ये इनपुट के लिए है। यहाँ पर जो होगा ये एज अ आउटपुट वर्क करेगा, ये हमें आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर इस लोड पर हमें आउटपुट मिलेगा। अब हम करते क्या है यहाँ पर कि चूंकि हमें पता है कि इसमें जो इमिटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस्ड है, जो बेस कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स्ड बायस्ड है। होता यह है कि हम यहाँ पर जब सोर्स देते हैं, एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं, तो हमें ये भी पता है कि हमारे पास स्टार्ट होगा बेस जंक्शन से, इमिटर जंक्शन, बेस जंक्शन और कलेक्टर। जैसे ही इसमें सोर्स जाएगा, करंट फ्लो करेगा, तो ये थ्रू इमिटर स्टार्ट होगा। जैसे ही ये इमिटर से करंट जाता है, इमिटर मीन्स हम पढ़ चुके हैं कि करंट को इमिट करना। ये करंट जब इमिट होगा तो ये आएगा किस रीजन में, ये बेस रीजन में आएगा। जब बेस रीजन में ये करंट आता है तो हमें ये पता है कि बेस रीजन एक थिन लेयर है। एक थिन लेयर से मतलब ये है कि इसमें मैक्सिमम करंट पास होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। या हम ये कहते हैं कि अगर इसको हम ओल्स के साथ कंपेयर कर ले तो 0.98 परसेंट तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करते हैं हमारे पास क्या, आईसी, कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट इस करंट को कलेक्ट करता है। इससे हमें ये पता चल रहा है चूंकि बेस कलेक्टर, बेस जो रीजन है वो बहुत ही थिन है, थिन लेयर है, तो उससे अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करेंगे तो फौरन कलेक्टर उसको कलेक्ट कर सकता है। इसका यह मतलब है कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस करंट क्यों ना हो तो कलेक्टर करंट में मैक्सिमम आपको मिलेगा। स्मॉल अमाउंट बेस क्यों ना हो, कलेक्टर करंट पे आपको वो मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो ये सिंपल एक ऑपरेशन है हमारे पास ट्रांजिस्टर का। अब यहां पर हमें ये पता है कि जब इमिटर करंट यहां से मैक्सिमम इमिटर करंट फ्लो करेगा, चूंकि ये फॉरवर्ड बायस्ड है, तो फॉरवर्ड बायस में ये है कि ये उस करंट को मजीद इंक्रीज कर देगा, मजीद ज्यादा कर देगा, मजीद हमारे पास इंप्रूव कर देगा। तो जब ये बेस रीजन में आता है, बेस रीजन वैसे भी ये एक थिन लेयर है, ये हमारे पास क्या है, ये उसी करंट को फॉरवर्ड करता है आईसी पे, कलेक्टर रीजन पे। तो कलेक्टर रीजन का काम ही यही है कि वो उस करंट को कलेक्ट करना। मकसद बताने का ये है कि जो करंट इमिटर से स्टार्ट होगा, चूंकि ये स्टार्ट ले रहा है फॉरवर्ड बायस्ड से, तो जब ये फॉरवर्ड बायस्ड से स्टार्ट लेगा तो चूंकि फॉरवर्ड बायस का मतलब ये है कि इसमें करंट का फ्लो करना, करंट मैक्सिमम जाएगा। रिवर्स्ड बायस में करंट मैक्सिमम नहीं जाता, करंट बिल्कुल नहीं होता, फॉरवर्ड बायस में करंट होता है।
तो इससे जब ये IB मींस बेस रीजन में आएगा तो ये उसको, चूंकि इमिटर उसको मजीद इंप्रूव कर देगा, मजीद इंप्रूव करना, बेस रीजन का उसको कंट्रोल करना, फिर IC का उसी करंट को कलेक्ट करना। चूंकि इसने स्टार्ट फॉरवर्ड बायस से लिया है तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। इस मैक्सिमम करंट का फ्लो करना ये कहा जाएगा, ये आउटपुट पे IC मींस लोड रेजिस्टर या IC कलेक्टर करंट पे मैक्सिमम करंट ये उसको कलेक्ट करेगा, यहां पर आएगा मैक्सिमम करंट। तो हमें इतना पता चला है कि जो IC है वो बहुत ज्यादा करंट है बनिस्बत बेस करंट, लेकिन यही करंट हमारे पास फिर इमिटर करंट से ये करंट थोड़ा सा कम होता है, इट इज लेस देन इमिटर करंट, क्योंकि इमिटर में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, सोर्स ही इमिटर से होगा। तो अगर मैक्सिमम करंट होगा तो हमें पता है कि IC कलेक्ट करेगा करंट को, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप तो होता है, उस ड्रॉप की वजह से हम कहते हैं कि इमिटर करंट में मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। यहां पर करंट का फ्लो करना, इसका ऑपरेशन करना, उस करंट को हम कहते हैं करंट गेन। इस करंट गेन को हम अल्फा से भी जाहिर करते हैं और बीटा से भी जाहिर करते हैं करंट गेन को। करंट गेन का एक है हमारे पास अल्फा और एक है हमारे पास बीटा। अल्फा के लिए करंट गेन मींस 3 जंक्शंस है, 3 रीजन है, बेस इमिटर कलेक्टर, तो उसको देखकर एक हमारे पास IC अपॉन IE, एक हमारे पास IC अपॉन IB। ये हमारे पास अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है, ये करंट गेन है कि कितना करंट गेन हो रहा है कौन से जंक्शंस में। यहां पर कौन सा जंक्शन है, इमिटर बेस हमारे पास है, यहां पर बेस और कलेक्टर है हमारे पास। अगर इनको बाय वोल्टेज आप देख लो तो यहां पर कौन सा वोल्टेज जाएगा, BC जाएगा, बेस कलेक्टर। यहां पर कौन सा वोल्टेज होगा, इमिटर और बेस होगा। तो इसको हम बाय जंक्शंस देख रहे हैं कि जब हमारे पास एक IC डिवाइडेड बाय IE, ये करंट गेन है जिसको हमने अल्फा से जाहिर किया है। एक है हमारे पास बीटा जो है IC और IB हमारे पास, ये हमारे पास करंट गेन है। यहां पर अगर हम मटेरियल जर्मेनियम यूज करते हैं, अगर ये ट्रांजिस्टर जो बना है वो जर्मेनियम से है, या अगर हम कहते हैं कि वो सिलिकॉन से है, तो अगर जर्मेनियम यूज हो उसके लिए करंट गेन अल्फा बीटा की वैल्यूज क्या होती है या टिपिकल वैल्यूज क्या होती है। इस करंट गेन की वैल्यूज सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए हमारे पास है 0.99 एंड 100 मींस फर्स्ट वैल्यू अल्फा जाहिर करेगा, ये अल्फा है जर्मेनियम के लिए, और जो 100 है हमारे पास वो है बीटा जर्मेनियम के लिए। जो करंट गेन की वैल्यू है अगर जर्मेनियम यूज हो, जो ट्रांजिस्टर बना है सेमीकंडक्टर मटेरियल से, अगर वो हमारे पास जर्मेनियम यूज हो तब उसके लिए करंट गेन की वैल्यू 0.99 एंड 100 है। अगर सिलिकॉन हो तो सिलिकॉन के लिए जो अल्फा की वैल्यू है वो है 0.995 और जो बीटा की वैल्यू है वो है हमारे पास सिलिकॉन के लिए 200। तो इनके लिए ये टिपिकल वैल्यूज है हमारे पास करंट गेन के लिए। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर में हमारे पास क्या है कि अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमारे पास है बेस रीजन, ये हमारे पास है इमिटर रीजन, ये हमारे पास है कलेक्टर रीजन। यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा वो अक्रॉस बेस रीजन होगा, यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास कलेक्टर रीजन होगा। इमिटर को हमने वैसे भी क्या रखा है, कॉमन रखा है, ये कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा था। इमिटर को हमने कॉमन रखा है या इसको ग्राउंड किया है हमने, ये हमारे पास सिंपल एक सर्किट डायग्राम है। अब यहां पर हम इनको सोर्स किस तरह दे सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का ये मतलब है कि जब भी हम यहां पर ट्रांजिस्टर में
जब भी हम करंट एंड वोल्टेज के अक्रॉस जो ग्राफ देखेंगे उसको हम करेक्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर, कि अगर वोल्टेज और करंट में अगर हम यहाँ पर ग्राफ देखते हैं ट्रांजिस्टर में तो वो होगा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस डायग्राम को हमने यूज किया है। अब यहाँ पर डायग्राम कुछ चेंज आपको नजर आ रहा है, हमने ग्राफ देखना है। यहाँ पर हमने इमीटर को कॉमन रखा है तो दो जंक्शंस बन के रह गए, एक हमारे पास है बेस और एक है हमारे पास कलेक्टर। और हमारे पास है सोर्सेस, जो हमने इसकी बायसिंग आप समझ ले, या इसको जब वोल्टेज देते हैं सोर्स देते हैं तो ये फर्स्ट कर ले इनपुट पे VBB है, आउटपुट पे VCC है। बेस और इमीटर जंक्शन पे जो वोल्टेज होगा वो BE होगा, और जो हमारे पास VBE है ये इनपुट साइड पर है, तो ये हमारे पास कब यूज होगा, जब हमारे पास हम बात करते हैं इनपुट सिग्नल की। यहाँ पर कलेक्टर और इमीटर ये आउटपुट की तरफ है, तो जब VCE की हम बात करते हैं ये हमारे पास क्या होगा जब हम बात करते हैं आउटपुट की। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो हमारे पास होगा VCE, के जो कलेक्टर और इमीटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो VCE होगा, और जो बेस इमीटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो हमारे पास होगा VBE। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं या इसको आप इस तरह भी बना सकते हो। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, ग्राफ देखना है। सबसे पहले देखते हैं इनपुट ग्राफ। इनपुट पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। अब इनपुट में हमें पता है कि इनपुट पे जो वोल्टेज जा रहा है, हमने वोल्टेज और करंट के अक्रॉस ग्राफ देखना है, कि जब वोल्टेज हमें देखना है तो बेस इमीटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा। इनपुट पे जो करंट जा रहा है वो तो बेस इनपुट पे कनेक्ट है, तो करंट क्या होगा IB। इनपुट करंट हमारे पास होगा IB, क्योंकि बेस रीजन के अक्रॉस जो करंट होगा वो IB होगा। अब यहां पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ये मतलब है, सिंपल आसान अल्फाज में हमारे पास, कि अगर हम यहां पर जो सोर्स देते हैं, अगर हम VBE को इंक्रीज करना चाहे, इसको हम कैसे इंक्रीज करेंगे, बाय इंक्रीजिंग VBB। जो सोर्स है उस सोर्स को जब आप इंक्रीज करेंगे उसके साथ जब यहां पर सोर्स अप्लाई होगा तो VBE पे जो वोल्टेज होगा वो इंक्रीज होगा। VBE पे वोल्टेज जैसे ही इंक्रीज होगा, V के साथ यहाँ पर जो करंट है IB, तो IB में भी इंक्रीज आएगा। इसका ये मतलब इनका ग्राफ, कि जैसे ही VBE इंक्रीज होगा बाय इंक्रीजिंग VBB, द IB विल आल्सो स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ये इंक्रीज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। ये हमारे पास सिंपल इनपुट ग्राफ है। अब इस पॉइंट पे इस ग्राफ में वेरिएशंस किस तरह आई है, वेरिएशंस इस तरह आई है कि हमने सिर्फ इनपुट पे काम किया है, हमने सिर्फ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, हमारे आउटपुट से काम नहीं है। तो इस पॉइंट पे हम ये समझते हैं कि जो VCC है वो 0 है, उससे हमारा काम नहीं है। जो VCE है वो हम VBE को देख रहे हैं, VCE से हमारा काम नहीं है। तो हम यहाँ पर ये कंसिडर करते हैं इसको 0, या हम कहते हैं कि यहाँ पर जो VCE है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर हम इसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर मकसद बताने का हमारा पास जो काम है वो BE ही और IB इनपुट से हमारा काम है। इनपुट में हमारे पास क्या होगा, जैसे ही VBE को हम इंक्रीज करेंगे बाय इंक्रीजिंग VBB, IB जो बेस रीजन में करंट है वो इंक्रीज होता जाएगा। फर्क ये है कि इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि इसमें चेंज आ रहा है, इस पॉइंट में वोल्टेज में चेंज आ रहा है जो VBE है। वोल्टेज में चेंज आना मींस इसमें वोल्टेज तो ड्रॉप होगा, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसमें ये चेंज लाएगा। इस चेंज की वजह से ये ग्राफ तो स्ट्रेट नहीं रहता। हम ये कहते हैं कि अगर VBE को हम इंक्रीज कर ले IB भी इंक्रीज होगा, तो हमें स्ट्रेट ग्राफ मिलना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे स्ट्रेट के बाद ये चेंज हो रहा है, VBE में चेंज आना मींस वोल्टेज ड्रॉप होना, ये भी इसका एक रीजन है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या इनपुट ग्राफ इसका बिल्कुल ही सिंपल है हमारे पास। अब यहां पर हमें एक चीज देखना है कि आउटपुट ग्राफ क्या होगा। आउटपुट ग्राफ के लिए हमने देखना है, अब आउटपुट ग्राफ के लिए हम देखते हैं इसी चीज को, इसी डायग्राम को। अब आउटपुट के लिए हमारा काम है VCC से, यहां पर हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट हमारे पास जो वोल्टेज है, ये इनपुट था, यहां पर आउटपुट पे जो वोल्टेज है, आउटपुट पे कौन से रीजन है, एक कलेक्टर है और एक इमीटर। इनपुट पे बेस इमीटर, आउटपुट पे कलेक्टर इमीटर। तो जो वोल्टेज कलेक्टर इमीटर का होगा वो हमें क्या होगा देगा, वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देगा आउटपुट पे जो ग्राफ होगा। तो आउटपुट पे VCE होगा। आउटपुट पे जो करंट होगा, चूंकि इमीटर करंट तो इसे भी कॉमन है, ग्राउंड है, तो यहाँ पर कौन सा करंट होगा, IC करंट होगा। तो IC और VCE के दरमियान जो ग्राफ होगा उसको हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। अब यहां पर हम क्या कहते हैं कि इस ग्राफ का मतलब क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का, कि अगर VCE और IC के दरमियान रिलेशन हो तो वो रिलेशन हमारे पास क्या शो करेगा, इसमें कौन कौन से रीजन यूज हो सकते हैं, ये हमने यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमने कहा इसमें कि जब हम इसको इनपुट देंगे, इनपुट में हमने IB और VBE को देख लिया है। अब आउटपुट में हमने देखना है IC और VCE के दरमियान। हम ये कहते हैं, अब यहाँ पर पहले हमने ये कहा था कि VCC या VCE को हमने कांस्टेंट या 0 रखा था क्योंकि हमारा काम यहाँ से था। अब जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो हम VCE IC को देख रहे हैं, तो हमने बेस रीजन को 0 कंसीडर कर लेना है। अब उससे हमारा काम नहीं है बेस रीजन से। तो हम ये कहते हैं कि ये हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं कि अगर बेस रीजन में एमिटर से जब करंट बेस में आता है तो बेस में अगर छोटा सा भी करंट क्यों ना हो, कलेक्टर करंट उसको कलेक्ट करता है, वो उसको मैक्सिमम पे ले जाता है। मींस फोर्स, जैसे कि हम कहते थे गैल्वानोमीटर में कि अगर छोटा करंट क्यों ना हो, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। इसको आप उसी तरह समझ ले कि अगर बेस रीजन में फ्यू इलेक्ट्रॉन्स क्यों ना है, ऐसी जो है कलेक्टर जो है, कलेक्टर करंट उसको मैक्सिमम लेवल पर ले जाता है। तो यहां पर देखते हैं, हम स्टार्ट लेते हैं यहां पर कि जैसे ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट या IB से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट क्यों ना हो, या इसको IB को अगर आप 0 के इक्वल क्यों ना लो, मींस कंसीडर करो 0 या मींस बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, तो यहां पर जो ग्राफ होगा, हमने ये कहा कि जो IC है वो एकदम मैक्सिमम पे जाता है। मैक्सिमम पे जाना मीन जैसे अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ या बिल्कुल 0 करंट क्यों ना हो, IC एकदम मैक्सिमम पर चला जाता है। IC का मैक्सिमम पॉइंट तक जाना, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये हम ऑलरेडी शायद कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। इसका मैक्सिमम पॉइंट तक जाना, अब जैसे मैं कहता हूं कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, A से B तक फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ बेस करंट क्यों ना हो, IC जो है वो मैक्सिमम करंट तक फ्लो करता है। या हम कहते हैं कि VCE वोल्टेज जो अक्रॉस कलेक्टर एंड इमीटर है, इसमें अगर हम स्मॉल चेंज क्यों ना हो तो IC एकदम मैक्सिमम तक चला जाता है। IC का मैक्सिमम पॉइंट तक जाना, इसको हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन। ये कौन सा रीजन है, ये सैचुरेशन रीजन है या सैचुरेशन लेवल रीजन है हमारे पास। अब IC का मैक्सिमम पॉइंट तक जाना मींस हमने जैसे ही यहां पर VCE और I को हमने देखना है, एक पॉइंट को हमने ये लेना है कि IB से जो इनपुट आएगा वो इनपुट में अगर हम IB को 0 या स्मॉल वैल्यू क्यों ना आए, IC एकदम मैक्सिमम पॉइंट तक चला जाता है। या अगर यहां से जो इनपुट से हमने यहाँ पर आउटपुट अब लेना है VCC पर, तो आउटपुट पर अगर इस VCE को हम इंक्रीज करते हैं बाय इंक्रीजिंग VCC,
तो आईसी एकदम इंक्रीज कर जाएगा। जिस पॉइंट तक इंक्रीज करता है वो है हमारे पास सैचुरेशन रीजन। अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि इस पॉइंट पे जो हमारे पास VCE है, VCE इस मैक्सिमम पॉइंट के बाद अगर हम इसको मजीद इंक्रीज करते हैं, जो VCE है हमारे पास वो कांस्टेंट जाता है, कांस्टेंट। फिर इसको अगर हम मजीद इंक्रीज करते हैं तो ये IC एकदम रैपिडली इंक्रीज हो जाता है, एकदम इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होना इसका ये मतलब है कि जब हम इसको मजीद इंक्रीज करेंगे तो कुछ टाइम के लिए VCE कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट के बाद ये जो रीजन में आता है, जैसे कि हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स P जंक्शन से N तक जंप कर रहे हैं, तो ये जंप कब करेंगे? जब वो उस रीजन को तोड़ेंगे। वो तब तक करेंगे जब वो तोड़ ना दे। जिस टाइम वो इस रीजन को तोड़ देते हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम IC और VCE में देखते हैं, अगर हम इन आउटपुट वोल्टेज को मजीद ज्यादा करेंगे तो यहाँ पर जो VCE कांस्टेंट जा रहा है, अब इसके साथ VCE को अगर हम मजीद इंक्रीज करेंगे तो IC एकदम इंक्रीज होगा। ये उस रीजन को ब्रेक करता है, तोड़ देता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेकडाउन रीजन। ये हमारे पास क्या है? ये ब्रेकडाउन रीजन है। फिर IC रैपिडली इंक्रीज कर देता है। लास्ट पॉइंट में देखते हैं कि अगर यही चीज अगर हम VCE को वापस रिड्यूस कर ले तो वापस रिड्यूस करने से वापस ये 0 पॉइंट तक आएगा। अगर इसी ग्राफ को हम 4 डिफरेंट वैल्यूज से देख ले कि अगर फर्स्ट के लिए हमारे पास IB 0 हो, फर्स्ट के लिए हमारे पास IB को हम इंक्रीज कर ले, IB हमारे पास 2 है, IB हमारे पास 3 है। विद रिस्पेक्ट टू बेस करंट अगर हम इसको देखते हैं तो हमने ये पहले भी कहा कि जो हमारे पास अगर बेस करंट 0 हो या बहुत ही कम हो तो ये एकदम सैचुरेशन लेवल तक चला जाता है। ये हमने पहले भी देखा मैक्सिमम पर। अब यहां पर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास IB 0 हो, हम जैसे इसको यहां से स्टार्ट लेते हैं तो ये एकदम मैक्सिमम IC फ्लो करता है। मैक्सिमम IC पे जो VCA है वो कुछ कांस्टेंट होकर मैक्सिमम हो जाता है। फिर IB को हम बढ़ाते हैं तो ये मजीद ज्यादा करता है, फिर IB को हम ज्यादा करते हैं तो ये मजीद रैपिडली इस यही ग्राफ बार बार रिपीट होना मींस अगर VCE को हम रिड्यूस करते हैं तो ये वापस इस पॉइंट पे आएगा। अब वापस इंक्रीज करेंगे, फिर वापस इंक्रीज करेंगे, तो अगर रिपीटेड ऑपरेशंस हम करेंगे तो आउटपुट पे हमें ये ग्राफ मिलता जाता है। इस आउटपुट पे इस ग्राफ का मिलना मींस इनपुट पे हमें एक ग्राफ मिल रहा है, आउटपुट पे ग्राफ उससे बढ़ गया है, आउटपुट में ग्राफ बड़ा हो गया। आउटपुट में ग्राफ हम कहते हैं क्या हो गया है? एम्पलीफाई हो गया है। इस ग्राफ का एम्पलीफाई होना, इसको हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर को हम यूज कर सकते हैं एज एन एम्पलीफायर। हम इस ट्रांजिस्टर को यूज कर सकते हैं। अब वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमने IB को 0 कंसीडर किया है, जिस पॉइंट हमने ये कहा कि ये IB वो पॉइंट है IP 0 जब IC एकदम मैक्सिमम से फिर VCE को कांस्टेंट रखता है। यहां पर हमारे पास एक रीजन होता है कट ऑफ रीजन। इस कैरेक्टरिस्टिक्स इस ग्राफ को देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि कट ऑफ रीजन हमारे पास क्या है, ये हमने देखना है। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास बेस करंट 0 हो, बेस करंट 0 क्यों ना हो, IC हमारे पास फिर भी स्मॉल करंट फ्लो करेगा। अगर बेस करंट 0 हो तब IC फिर भी फ्लो करेगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ IC फ्लोज। कि अगर बेस करंट 0 क्यों ना हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ IC फ्लो करेगा। वो पॉइंट जब बेस करंट 0 हो तब भी IC स्मॉल अमाउंट के लिए फ्लो करता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। तो ये हमारे पास आउटपुट सिग्नल, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो ऑपरेशन हमारे पास ये है। अब जैसे कि हमने NPN ट्रांजिस्टर लिया है कि इसका एक पार्ट जो है हमारे पास फॉरवर्ड बायस्ड है, एक हमारे पास रिवर्स्ड बायस्ड है।
अगर इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि जब फॉरवर्ड बायस से यहाँ पर सोर्स हम देते हैं करंट फ्लो करेगा, तो इमिटर IE, इमिटर रीजन में जो करंट होगा IE, वो इस करंट को फॉरवर्ड करता है बाय इंक्रीजिंग, ये मजीद इंक्रीज होगा करंट। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड है। तो जब इसको ये मजीद इंक्रीज कर देगा तो ये बेस रीजन में आ जाता है। बेस एक थिन रीजन हमारे पास होता है, तो उस रीजन में चूंकि वो रीजन बहुत थिन होता है, तो उस रीजन से तो इलेक्ट्रॉन्स वो आसानी से इजीली फ्लो करेंगे। तो जब बेस रीजन से बेस करंट फ्लो करेगा, कलेक्टर उसको कलेक्ट करता है। किस तरह कलेक्ट करता है उसको आपने यहां पर भी देखा कि अगर बेस करंट Q बहुत ही कम Q ना हो, फिर भी IC कुछ अमाउंट फ्लो करता है। मींस अगर बेस करंट 1 में हो फर्ज कर, तो IC उसके 2 गुना होंगे, वो 3 में चला जाएगा। मींस उसके वो डबल फ्लो करेगा, तो IC मैक्सिमम करंट गेन करता है। करंट का गेन करना, करंट गेन को हमने यहां पर जाहिर किया है अल्फा बीटा। अल्फा को हम जाहिर करते हैं IC अपॉन IE, कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय इमिटर करंट। बीटा हमारे पास कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट। जो गेन है, करंट गेन है अल्फा बीटा। अगर हम ट्रांजिस्टर जो हम बना रहे हैं, अगर वो P टाइप है, N टाइप है, अगर वो किस मटेरियल से यूज हुआ है, अगर उसमें हमने जर्मेनियम यूज किया है, उसके लिए अल्फा बीटा की वैल्यू ये है। अगर सिलिकॉन यूज हुआ है, इसके लिए अल्फा बीटा की वैल्यू ये है। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा, वोल्टेज और करंट के दरमियान ट्रांजिस्टर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो ग्राफ है, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अगर इनपुट से देखना है तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आउटपुट देखना है तो हमारे पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो ये था हमारे पास ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये काफ़ी कंसेप्चुअल है, काफ़ी मज़ेदार भी है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। तो उम्मीद ये है कि आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।